नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया गया और इस दिवस पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों और स्टाफ को सम्मानित भी किया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एमएस अजय शुक्ला और डॉक्टर समीक भट्टाचार्य B&PS ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मीडिया को बताया। प्लास्टिक सर्जरी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, दूसरा, इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि आम व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ये जानकारी आम लोगों को जब होगी तब ही व्यक्ति इस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपना इलाज करवाने आ सकेगा। हमने प्लास्टिक सर्जरी डे में इसीलिए ये प्लास्टिक से ठीक है, हमने जैसे पिछली बार प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया था कि हमने शुश्रुत के बारे में बताया था, जो हमारा सर्जिकल ऐतिह्य है, शल्य चिकित्सा का ऐतिह्य है, उसको दिखाया था। इस बार हमने सोचा थोड़ा अलग कुछ करेंगे। तो इस बार हमने सोचा कि जैसे महात्मा गांधी कहते थे, आप कोई भी निर्णय लेते हैं सामाजिक लाइफ कार्य में, जो सबसे वीक और सबसे जो लाचार इंसान होता है उसको अगर बेनिफिट होता है तो आपका निर्णय सही है। तो हमने देखा कि हमारे सिस्टम में तो सबसे जो वीक और सबसे जो परेशान वो तो मरीज है, तो उसको करने के लिए बंद कराना है। जो हमारा कर्मभूमि है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हमने श्रमदान देने का निर्णय लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग ऑपरेशन जिनका कैंसिल हो गया है, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन का, हमने उनको चुन के ऐसे भी 20-25 ऑपरेशन लोगों को चुना और उनको हमने रखा है। इसके लिए हमारे पास 17 लोग हैं, 4 फैकल्टी हैं, 5 फैकल्टी हैं और 12 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। वो डिपेंड करता है, हम तो बोले ना, जो ऑपरेशन करने का जो निर्णय है वो डिपेंड करता है उसको ऑपरेशन की आवश्यकता कितनी है। वो आवश्यकता पता चलता है कि विदिन 6 आवर्स करना है, विदिन 24 आवर्स करना है, विदिन 72 आवर्स करना है, या एक हफ्ते में हो सकता है, या हम 3 महीने का डेट भी दे सकते हैं। ये उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है और हम इसी निर्धारित करते ही इसी उससे हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी की उंगली यहाँ से कट गया, 6 घंटे में नहीं जोड़ोगे, जुड़ेगा नहीं, हो गया। किसी का फेस पे चोट लगा है, 24 घंटे के बाद इतना सूजन बढ़ जाएगा कि आप ऑपरेट कर नहीं पाओगे, तो 24 घंटे में करना ही है ना। अब जैसे कोई जल गया है, जल जाने से 3 दिन के अंदर हमें उसका स्किन निकाल के नया स्किन लगाना है, अगर करना है तो। अदरवाइज पट्टी से भी होता है, अगर ऑपरेट करना है तो 3 दिन के अंदर। तो ये ना साइंस में हमारे सारे ना निर्धारित है ड्यूरेशन, हम उसी से करते हैं। और जो कॉस्मेटिक सर्जरी और जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, उसको हम जब जो आएगा तब करेंगे। वहीं प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर मुकेश शर्मा भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बारीकी से समझाया कि किस तरह की सर्जरी की जाती है, किन किन प्रकार की सर्जरी की जाती है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां दी। अभी आम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी नहीं के बराबर है। जैसे हम अलग अलग मीडिया एक माध्यम है, उसके अलावा हम अलग अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली में है क्या। जो हमने ये मैराथन प्लान किया तो वो उसका उद्देश्य ये था कि एक तो हम, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, पेंडिंग होते हैं कि 4 महीने की वेटिंग चल रही है, तो हम कई सारे केसेस ख़त्म कर सकें। दूसरा है कि हम लोगों को अवेयर करा सकें कि हम क्या क्या तरह के केस करते हैं। अगर मैं अपना ही एक वो ले लूँ, जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी विषय को ज्वाइन किया अपने कोर्स को, तो मेरे गांव वाले घर वाले कहते हैं कि तुम कॉस्मेटिक सर्जन बन के क्या करोगे, हमारा इलाज में आप क्या इलाज करोगे हमारा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। जैसे अभी आपने सर से पूछा कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या सर्जरी आप करते हैं, तो हम ऊपर से लेके और टो तक ऑपरेशन करते हैं। हमारी 15 से 20 सब स्पेशलिटी हैं। प्लास्टिक सर्जरी के 15 से 20 पार्ट हैं, तो वो 15 से 20 पार्ट अगर गिनना शुरू करें, जैसे कटे फटे होंठ हैं, उनकी सर्जरी हम करते हैं, बहुत मरीज आते हैं उसके। और लोगों के अंदर मानसिकता होती है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया। फिर जो भी कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर का हम, जैसे किसी का ब्रेस्ट निकाल दिया या किसी का कोई जबड़ा निकाल दिया, हड्डी नहीं है, तो हम उसको दोबारा से बना देते हैं। किसी बच्चे का कान नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बुली कर रहे हैं उसको लोग, वो कर दिया। उसके बाद ट्रॉमा में और इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक सर्जरी का। जैसे कि लेग में ट्रॉमा आया, तो जैसे सर हड्डी ऑर्थोपेडिशियन है, तो हड्डी तो जुड़ गई, हड्डी के ऊपर मांस का क्या करना है, मांस लगाना है हड्डी के ऊपर, तो वो सारे काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी एक बहुत मेजर एडवांसमेंट है, रीसेंट एडवांसमेंट, और हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारी माइक्रो सर्जरी कर रहा है जो कि बहुत एडवांस्ड है। बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है हम लोगों के पास, जिसमें कि हम छोटी छोटी नसें, नर्व्स,
ये सारी जोड़ते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जैसे झा सर ने बताया था कि कहीं और नहीं होती, हम यहाँ पर करते हैं। तो विभाग बहुत विकसित हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं देने का कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा उद्देश्य है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेवा दे सके तो हमारा जीवन का उद्देश्य वो सफल होगा। डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि सबसे बड़ी जानकारी ये होनी चाहिए कि आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर है तो जिस डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करवानी है उस सर्जरी करने वाले डॉक्टर का एक्सपीरियंस जरूर चेक करें, क्योंकि यह बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होती है। इसका उद्देश्य यही था कि मरीजों में जो आम पब्लिक में जो भ्रांतियां हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, वो भ्रांतियां आप लोगों के माध्यम से हम लोग दूर कर सकें, यही उद्देश्य था। इन्होंने डे मनाया है तो इसमें इन्होंने मैराथन से मनाया है। एक इन्होंने टाटा लगा दिया केसेस का, तो 24 ऑपरेशंस किए 24 घंटे में, तो 24 मरीजों को फ़ायदा हुआ है। तो हमारे यहाँ 5 फैकल्टी है, सारे स्पेशलाइज्ड हैं बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स को हैंडल करने में। इनके साथ जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी में MCH का कोर्स भी होता है, तो इसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। एंड उसके अलावा डेफिनेटली और लोग भी होते हैं टीम में, सिस्टर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड जो बाकी OT का स्टाफ वगैरह होता है। तो ये जो है अगेन प्लास्टिक सर्जन आपको बताएगा डिटेल में कि बहुत किस्म के ऑपरेशंस होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, कॉस्मेटिक सर्जरी से लेके कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जैसे पेशेंट्स को कैंसर हो जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी होती है, एंड फिर उससे जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में घरों में नाकबजनी करने वाले एक अभियुक्त व चोरी का माल खरीदने वाला समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन एलिवेटर गेम में हारे 62 लाख रुपए कवर और अपने शौक को पूरा करने के लिए बंद मकानों को अपना शिकार बनाया करता था। थाना सिहानी गेट पुलिस ने एक ऐसे अनोखे चोर को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से भारी मात्रा में सोने व चांदी के आभूषण व नकदी बरामद हुई। जहाँ का ये रहने वाला है, ये व्यक्ति स्कूटी, एक चोरी की स्कूटी रखा हुआ था दिल्ली से, उस स्कूटी का प्रयोग करके आता था और पहले निशाना बनाता था कि जिन घरों में ताला बंद है उसको अपने निशाने पे लेता था और जा करके उसमें ताला काट करके घुस जाता था, अकेले चोरी करता था। इसलिए बहुत दिनों से पुलिस इसके पीछे पड़ी थी और पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंततः पुलिस को सफलता हाथ लगी, सिहानी गेट पुलिस को, और मुहर्रम अली पकड़ा गया। इससे पूछताछ पर उसने बताया कि जो बंद घर होते हैं उनको निशाने पर ले करके और इसके पास औजार रहते थे, उसको ताला काट करके घुस जाता था और चोरी करता था। और चोरी करने के बाद शेख शरीफ नाम का कैला भट्टा में एक सोने का व्यापारी है, उसको बेचता था ये। बाद में शेख शरीफ की भी गिरफ्तारी हुई है। मुहर्रम अली के साथ साथ शेख शरीफ ने भी अपना जुर्म कबूल किया है, जिसमें इनके पास से पूरी घटना में जो 10 घटनाएं करीब स्कूटी चोरी को लेकर के इन्होंने 10 घटनाएं की। इसके पहले भी 5 घटनाएं अमरोहा में चोरी की दर्ज हैं इसके विरुद्ध, और इस पूरी घटना में 5,05,000 रुपये नगद मिले हैं। साथ ही साथ 6 चेन, 4 अंगूठी, 1 जोड़ी कुंडल, 1 जोड़ी बाली, 2 जोड़ी चूड़ी, ये सब सोने की मिली हुई हैं। और इसके अलावा चांदी के करीब 1 किलो के करीब पूरे जेवरात मिले हुए हैं। साथ ही साथ स्कूटी जो चोरी की गई थी दिल्ली से, वो भी रिकवर हुई है। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। जिले के थाना महाराजगंज क्षेत्र के वृहद ग्राम बदाकपुर सराय सागर के रहने वाले एक पीड़ित युवक आदर्श मिश्रा ने अज्ञात दबंगों के द्वारा लोहे की रॉड, लाठी डंडे और पिस्टल से जमकर पीटे जाने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि 9 जुलाई को 5:30 बजे अपने घर से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहे थे, तभी अज्ञात लोग आए और इनके ऊपर हमला करने लगे। लाठी डंडे, लोहे की रॉड से हमला किए। उसी समय जब मैं चिल्लाने लगा तो वहां के लोग इकट्ठा होकर मुझे बचाने आ गए, जिसमें सभी लोग भाग खड़े हुए। एक गाड़ी पकड़ी गई, 6 लोगों का चेहरा देख पाया, बाकी सारे लोग नकाबपोश में थे। आरोप है कि थाने में FIR होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह लोग हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लगातार धमकी भरा फोन आ रहा है और बोलते हैं कि अपनी FIR वापस ले लो।
एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार पांडे ने पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि पीड़ित आदर्श मिश्रा को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन अभी तक उन अज्ञात दबंगों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत अब लड़ाई लड़ेगा और एसएसपी से मिलकर पहले कार्रवाई की बात करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत धरना प्रदर्शन और अनशन के लिए बाध्य होगा। ग्राम बदाकपुर पोस्ट रायसागर महाराज थाने का मामला है। हम 5:30 बजे करीब फ़ोन से बात करते हुए बाहर निकले थे। इसके बाद 40 से 50 लोग आए और लाठी डंडे पिस्टल से सब लोग वार करने लगे। हमारे गांव चिल्लाने पे गांव वाले आए और बचाने लगे। इसके बाद वो सब भाग गई। एक गाड़ी उसमें से पकड़ी गई जो कि सुधांशु मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है। 6 लोगों का हमने चेहरा देखा, बाकी सब नकाबपोश थे। कारण क्या? ये बात नहीं पता है। आगे अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तब बात पता लग जाएगी। इसके लिए हम थाने से FIR भी किए हैं। थाने का थाने वाले कुछ आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सब टहल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोग आगे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आगे कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास बराबर हमारे पास कॉल भी आ रहा है कि जान से मार देंगे, FIR वापस ले लो। ये है, अभी हम किसी के पास नहीं गए हैं। जी बिल्कुल जाना चाहेंगे सर। किस डेट? तारीख का मामला था, शाम को 5:30 बजे। रॉड से लाठी डंडे से सबसे पीटने लगे आके। कितने लोग थे? लगभग 35 से 40 लोग थे। इस पे पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। जी FIR हो गई है। ये रही FIR की कॉपी। कुछ कोई अभी कार्रवाई नहीं की पुलिस? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो आप रही चाहते है। क्या? हम चाहते हैं उचित से उचित कार्रवाई हो, नहीं तो अभी गांव वाले के चिल्लाने पे हमें बचाया गया है। आगे हमारी जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और हम जान से मर भी सकते हैं। वो लोग मार भी सकते हैं हमको। डर के मारे यहाँ आ नहीं पाते, यहाँ आएंगे नहीं। इनको इतना मारा गया, मर जाने, इनको मारने आए थे, मार डालने आए थे। यह उनकी कृपा नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है जो ये रह गए सुरक्षित। दूर दूर से ही, अभी कल इनके यहाँ कोई आया था, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आप सुलह कर लो। ये सुलह कैसे कर लें, हमको जानकारी हुई आदरणीय अश्विनी तिवारी से। जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं कि फला को मारपीट हो गई। एक बार हम यहाँ निमंत्रण में आए थे, हमको जानकारी थी ये फला हैं। राकेश पांडे जी पूर्व सांसद भी आए थे। हम इनको देखने गए, हम इनको देखते रह गए। ये तो महाबली हैं, शहीद भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह ये पेशाब करने गए थे, लेकिन हम इनको देख कर डर गए। यह इतनी बड़ी गंभीर घटना है और ये इतनी भारी घटना है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और एकाध नेता छोड़कर गोसाईगंज विधानसभा के मौजूदा विधायक छोड़कर आज ये 9 लोग, कुछ तो लोग हैं जो हमारे पास नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आग में घी छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, पंडित राजपाल शर्मा की तरफ से, नरेश टिकैत जी की ओर से, राकेश टिकैत जी की ओर से सामाजिक लड़ाई जो हम लड़ते हैं, गरीबों की, मजदूरों की, शिक्षकों की, बेरोजगारों की, पत्रकारों की, सभी साथियों की, तो हमने कहा कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये कार्य ठीक नहीं है। सारे लोग कहेंगे कि और लोग लड़ाई नहीं लड़े, आप क्यों नहीं बोले। इसलिए हम आप सब लोगों से बातचीत की। हमने कहा यह लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ लड़ी जाएगी, मया ब्लॉक में लड़ी जाएगी, फैजाबाद में लड़ी जाएगी, लखनऊ GPO पार्क में लड़ी जाएगी, जंतर मंतर नई दिल्ली में लड़ी जाएगी। योगी सरकार भ्रष्टाचार इस बार भाजपा सरकार, इसका उदाहरण आपके सामने यहाँ आदर्श मिश्रा खड़े हैं जो कि मार डाले जा रहे थे। भगवान की बिल्कुल मिलेंगे, पूरी अपनी बात बताएंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से धरना, प्रदर्शन, अनशन सब कुछ कार्रवाई करेंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक सरकार पर जमकर प्रहार किया है। कर्नाटक राज्य में हो रहे घोटालों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक पर मीडिया से बात करते हुए कहा, कर्नाटक शांति का राज्य है, लेकिन पिछले 1 साल से कर्नाटक राज्य घोटाले के लिए और महिलाओं पर अत्याचार व हत्या के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। कर्नाटक राज्य में 1 साल से कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक विधानसभा में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। मुख्यमंत्री के हर एक प्रोग्राम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है।
कॉलेज के बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिर भी कौन अपराधी है उसकी रक्षा करने का काम कर्नाटक सरकार कर रही है। इन्हीं मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंद्लाजे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। जज का एक कमेटी बनाया। ये पूरा का पूरा केस को हशप करने का साजिश हो रही है। पहले भी अर्कावती लेआउट में केम्पन्ना आयोग बनाया था। 2013 से 2018 तक सिद्धारामैया का सरकार थी, तब उसका ऊपर आरोप आया था अर्कावती लेआउट का। 541 साइट को डिनोटिफिकेशन करने का एक घोटाला आया था, तब केम्पन्ना आयोग का फॉर्म किए। अभी तक केम्पन्ना आयोग का केम्पन्ना कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया, बाहर पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी दूसरा कमेटी बिठा रहे हैं, देसाई कमेटी, एंड एक सदस्य का कमेटी है। कर्नाटक राज्य का लोग कहते हैं ये पूरा का पूरा केस को छुपाने के लिए सिद्धारामैया कर रहे हैं, इसीलिए सिद्धारामैया को ऊपर एफआईआर डालना था लोकायुक्त। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है, दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। मैं मांग रखती हूं सिद्धारामैया तुरंत इस्तीफा देना एंड ये जांच को फेस करना। दूसरा कर्नाटक में चल रहे दूसरा विषय में भी वो दोषी है। अभी वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जांच चल रही है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हम वाल्मीकि का नाम रखे हैं इसको। चुनाव का संदर्भ में मार्च में यही साल का 187 करोड़ रुपए यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक का ओरिजिनल अकाउंट था वसंत नगर में, तुरंत वो चेंज करते हैं एमजी रोड को। उधर से 187 करोड़ रुपया बंजारा हिल्स का एक बैंक को जाता है, आरएमबी बैंक, रत्नाकर बैंक। वो बैंक से पैसा जाता है वाइन शॉप, उधर से पैसा जाता है अलग अलग दुकान को, ज्वेलरी शॉप को। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है, इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर बाहर आता है केस। हम सरकार को प्रेशर डाला, आप इसका जांच करना। एसआईटी बिठाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो कुछ नहीं करते हैं। बाद में यूनियन बैंक सीबीआई को लिखा, इसको सीबीआई इंक्वायरी करना। उसके कारण सीबीआई जांच अभी चल रही है। ईडी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है। नागेंद्र तब मंत्री था, वो इस्तीफा दिया। ऑफिसर्स बोलते हैं ये केवल नागेंद्र का केस नहीं है, इसको दबाव डाला एंड ये पैसा बंजारा हिल हैदराबाद को 15 कंपनी को गया, मुख्यमंत्री कहने से गया।
मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है, उसका पैसा निकाल के हैदराबाद को शिफ्ट किया है। तेलंगाना में चुनाव में ये पैसा को खर्चा किया, ऐसा आ रहा है। उसका जिम्मेदारी कौन है? ये 187 करोड़ रुपया हैदराबाद जाने का पूरा जिम्मेदारी सिद्धारामैया का है, क्योंकि वही फाइनेंस मिनिस्टर है। उसका कहने से ये पैसा हैदराबाद गया है। सिद्धारामैया चुप है। तब सिद्धारामैया ऐसे करते हैं, चुप रहते हैं एंड किसी को ऊपर केस को डालते हैं। अभी एसआईटी ने कौन एसआईटी को बिठाया, सीबीआई को मदद भी नहीं कर रहे, कोई फाइल भी नहीं दे रहे। महेश शर्मा की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। न्यूज वन हिंदुस्तान।